नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और मैं किशोर सिंह शेखावत। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए गुरु नीति नंबर 34 जिसके अंदर अपन कंप्लीट जो मैग्नेटिज्म है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली गुरु नीति पे बताया था कि जो मैग्नेटिज्म है इसके अंदर अपन बार मैग्नेट, कोयल मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर करते हैं स्टार्टिंग। बिल्कुल सर। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ डिफ एट ए सर्टेन प्लेस इज 30 डिग्री। अपने को एंगल ऑफ डिफ अपने को दे रखा है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज h, द इंटेंसिटी ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है b, इसके दो कंपोनेंट होता है। एक तो होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन लिख सकते हैं b cos थीटा और इसको अपन क्या लिख सकते हैं b sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो ये आपके पास है क्या होता है बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है। और यहां से अगर अपने को टेन थीटा निकालना होता है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास बी वी अपॉन बी एच होता है। तो अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों अपने पास में है तो अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और साथ में एंगल ऑफ डिफ है वो भी अपन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में अपने को ये देखना है कि क्या तो अपने को दे रखा है, क्या अपने को पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो नमन कोण है, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिफ यानी थीटा आपको दे रखा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h है, ये आपको दे रखा है, इसको h बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अपन काम में लेंगे। तो यहाँ से आपके पास b इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास h अपॉन cos थीटा। थीटा कितना दे रखा है आपको 30 और अपन जानते हैं cos 30 कितना होता है √3/2। तो ये अपने पास हो जाएगा 2h अपॉन क्या जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2h अपॉन √3 अपना सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, ठीक है सर। बिल्कुल, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने को बोला जा रहा है कि इफ द एंगल्स ऑफ डिफ एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो दो अलग अलग जगहों पे क्या बोला जा रहा है अपने को कि एंगल ऑफ डिफ है वो अपने को 30 और 45 दे रखा है। रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस विल बी। तो देखिएगा अपन जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इक्वल टू क्या होता है आपके पास बी cos थीटा। अभी अपन ने डिस्कस किया है तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे बी एच वन अपॉन क्या देगा आपके पास बी एच टू इक्वल टू क्या देगा आपके पास बी वन कॉस थीटा वन और अपॉन क्या देगा आपके पास बी टू कॉस थीटा टू देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो अलग अलग जगह है, अब वहां पे कोई जरूरी तो नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड हो बराबर हो, ठीक है ना। बिल्कुल, बट अगर अपन जब तक बी वन बी टू को बराबर नहीं बोलेंगे तब तक अपन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने को यहाँ पे खुद को एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों जगहों पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, ठीक है ना। देखो ऐसा कोई नियम नहीं है बट कई बार क्या होता है जैसे किसी क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचने के लिए अपने को ऐसा सोचना पड़ता है। या तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो अलग अलग स्थानों पे मोस्टली अलग ही होता है, अलग अलग होता है बट फिर भी अपने को यहाँ पे मानना पड़ेगा, मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो b1 b2 को बराबर मान लेते हैं। तो cos थीटा1 कितना आ जाएगा 30, तो ये अपने पास हो जाएगा √3/2 और ये अपने पास हो 45, तो ये अपने पास क्या देगा 1/√2 देगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे √3/√2। तो इस स्थिति में अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर एक चीज अपन बच्चों को ये बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत मतलब एरर होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है परफेक्ट नहीं होती है, बट फिर भी वहां पर अपने को आर्ग्यूमेंट करने के बजाय अपने को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए अपने को कई बार छोटी मोटी चीजें अपने को एज्यूम करनी पड़ सकती है। थोड़ा क्या ऑप्शन बेस पे भी बच्चे को दिमाग लगाना चाहिए। ऑप्शन फिट करने के लिए कई बार अपने को उसके हिसाब से क्वेश्चन को समझना पड़ता है। सही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहे हैं। एट ए सर्टेन प्लेस ए मैग्नेट मेक्स 30 ऑसिलेशंस पर मिनट, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में एट अनदर प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या बोल रहे हैं अभी 30 ऑसिलेशंस पर मिनट, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि 60 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं 30 ऑसिलेशन। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो 30 ऑसिलेशन है इसका टाइम कितना देगा 60। तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना देगा 2 सेकंड। तो यहाँ पर पहले आपके पास टी बराबर कितना देगा 2 सेकंड हो जाएगा। अब टाइम पीरियड और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये अपने को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है। तो टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी बोल देते हैं। वैसे बी एच होता है, ठीक है ना।
बट अपन इसको क्या बोलते हैं, बी इस बोलते हैं। कंडीशन में वो सही ऑसिलेट कर रही है उस पे, अगर जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको अपन फिक्स करके है तो तो बी इस स्थिति में BH हो जाएगा, और वर्टिकल में तो BB हो जाएगा, वर्टिकल, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे इसको B लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, देखो किसी स्थान पर चुंबक 30 दोलन प्रति मिनट करता है, दूसरे स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दुगुना कर देने पर। अब अपन ने मैग्नेट को तो चेंज किया नहीं है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट इज रहेगा, बिल्कुल, और इसके साथ में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे केवल और केवल अपन B को चेंज कर रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ B। अब मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो आपके पास है जो टाइम पीरियड T डेज है, ये अपने पास हो जाएगा T अपॉन रूट 2, और टाइम पीरियड पहले का कितना अपने पास है 2, तो 2/√2 कितना देगा आपके पास है √2 सेकेंड। तो √2 सेकेंड अपना फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन को अपन लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कर रहा है, 2 identical bar magnets are placed one above the other such that they are mutually perpendicular and bisect each other. The time period of this combination in a horizontal magnetic field is T. The time period of each magnet in the same field is. अब यहाँ पे अपने को ये बोला जा रहा है कि जैसे 2 मैग्नेट्स अपने पास हैं और दोनों को एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपन ने रख दिया है, ठीक है ना। तो ये तो चलो क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं अपन। एक तो ये मैग्नेट हो गया और एक इस प्रकार से ये मैग्नेट हो गया, ओके। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देगा, I2 देगा। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस प्रकार से M1 बोल दो, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने पास M2 देगा। तो M1 है, इसको भी अपन क्या लिख देंगे, M लिख देंगे, M2 को भी अपन M लिख देंगे। I1 क्या देगा आपके पास I, और I2 भी क्या देगा I हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अपन ने क्या मान रखा है, आइडेंटिकल मान रखा है। तो यहाँ पर अपने पास है जो I नेट है वो तो कितना देगा, I प्लस I इक्वल टू क्या देगा 2I। और फिर उसके बाद है जो M नेट है, ये आपके पास M दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन बोलेंगे √2 टाइम्स ऑफ M हो जाएगा। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो अपने पास है क्या देगा, T इक्वल टू 2 रूट ऑफ I नेट अपॉन M नेट इंटू B। तो I नेट अपने पास हो जाएगा 2I अपॉन M नेट कितना देगा आपके पास, √2 M इंटू क्या देगा आपके पास B हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, T बोल देंगे। तो यहाँ से अपने पास T बराबर क्या देगा, 2 इसके बाद रूट ऑफ, इसको अपन बोलेंगे √2 I अपॉन M इंटू B हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास में √2 है, 2 की पावर 1/2, और इस पे पूरे पे भी होल रूट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे 2 को, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू क्या देगा आपके पास 2 की पावर 1/4 रूट ऑफ I अपॉन MB हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको बोला जा रहा है कि किसी भी एक मैग्नेट का टाइम पीरियड कितना देगा। तो एक मैग्नेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास M है, तो यहाँ से इसका टाइम इसी से जैसे 2 अपॉन MB, हाँ, इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन T लिख देंगे, मतलब एक का लिख देंगे अपन। अगर इसको अपन T डेज कर दें, इसको T डेज कर तो देंगे, ये आपका T हो गया। बिल्कुल T पूछा अपन से, बिल्कुल। तो यहाँ से अपने पास में कितना देगा, 2 की पावर 1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये अपने पास है, इसको मैं लिख दूं यहाँ, देखो T डेज हाँ। इज इक्वल टू अपने पास हो गया 2 की पावर 1/4 इंटू T। ठीक है, अब ये T हमसे पूछा है, बिल्कुल। तो और ये T आपको दे रखा है, ये बिल्कुल इसको T दे रखा है, तो T अपॉन दिस, तो हमारे पास 2 की पावर -1/4 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 की तो पावर आंसर आपका हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू T हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई आपको पूछा क्या है, पूछा क्या, आपको दोनों का जो मैग्नेट जो टाइम पीरियड है वो तो आपको दे रखा है, और एक अकेले का इंडिविजुअल का टाइम पीरियड आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। इसमें थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को, पहले दोनों 2 मिनट थी, फिर 1 थी, तो उसमें I अपन कैसे निकालते हैं, ये I तो आपका स्केलर एक्सिस तो अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, सही बात है, दिक्कत है नहीं इसमें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं अपन। ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स एट ए प्लेस वेयर द एंगल ऑफ dp is 30 डिग्री, ठीक है ना, एंड 3 सेकंड्स एट अनदर प्लेस वेयर द एंगल ऑफ dp is 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस इज। तो यहाँ पे अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा कि T इक्वल टू, अब यहाँ पर अपने को बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। अभी अपने बात की सर
इधर से अपना जो मैग्नेट है उसको अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो केवल इस पे जो बीवी है उसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, बीएच है वो इसको ऑसिलेशन करवाएगा। बिल्कुल। तो टी इक्वल्स टू देगा अपने पास 2 पाई अंडर रूट का आई अपॉन एम बी एच, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट का आई अपॉन एम बी कॉस थीटा। थीटा। तो बी एच को अपन लिख देंगे बी कॉस थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने को बोला जा रहा है कि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट तो वही है, तो आई और एम तो इसका सेम रहना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ बी कॉस बी कॉस थीटा, या यहां से अपन लिख सकते हैं बी कॉस थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको अपन लिख देंगे B1 cos थीटा 1, यहाँ पर cos थीटा 1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो cos 30 भी अपन इधर ले आते हैं ना सीधा। हाँ डायरेक्टली भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जैसे नहीं। कर दूं मैं हेल्प बिल्कुल पूरी आपकी। बिल्कुल सर। तो अपन जैसे b प्रोपोर्शनल टू हो गया 1 अपॉन cos थीटा t स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो इसको अपन ले ले यहाँ पर आप B1 अपॉन B2 से पूछा है तो b1 by B2, तो डायरेक्टली अपन देखें तो इसमें पहले B1 by cos B2, b1 by b2। तो cos में अपन जैसे देखें तो पहले कितना है 30 डिग्री, उसके बाद है कितना 60, तो इसको अपन कर दें उल्टा 60 cos 60 कितना होता है 1/2, हाँ cos 60 1/2 और cos 30 आप लोग 1 by √3/2 √3/2 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया इनटू t स्क्वायर। T पहले स्क्वायर, हमारे पास t कितना है 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड है और फिर हो गया आपका कितना 3 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 9, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा देखो 9 अपॉन √3, तो 9 अपॉन ये आ गया ना 9 अपॉन 4√3 9 अपॉन 4√3, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। हो जाएगा। अब यानी यहाँ पर अपने को ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये ऑसिलेशन कर रही ऑसिलेशन है, के लिए फ्री है, तो यहाँ पे अपने को BH लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में अगर अपने को ऐसा बोला जाता है कि इन दोनों स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का क्षैतिज घटकों का अनुपात क्या होगा, तब तो BH का अनुपात निकाल देते हैं। हां, ठीक पर है, अपन वो साफ-साफ लिखा है हाँ कि अपने को परिणामी जो b है उसका रेशियो बिल्कुल, तो अपने को B का रेशियो निकालना पड़ेगा B1 अपॉन B2। बिल्कुल। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन फिर। अगला क्वेश्चन है कि ए थिन rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equals t. Now it is broken into two equal halves, each having half of the original length, and one piece is made to oscillate freely in the same field. If its a period of oscillation is t dash, then ratio t dash by t. तो बात सीधी सी ये है कि पहले तो आपके पास इस प्रकार से ये कोई मैग्नेट था, और फिर उसके बाद इसको जो बाइसेक्टर लाइन है इसके लॉन्ग इस प्रकार से दो अपन बराबर भागों में काट देते हैं। तो पहले जैसे मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I था, और फिर उसके बाद इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कितना था m था। अब इसके बाद इसको अपने दो भागों में काट दिया, तो मैं इसका ये जो एक भाग है ये बना देता हूँ। यहाँ पे इस भाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो क्या देगा I डैश हो जाएगा, I डैश बराबर। अब अपन जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ml स्क्वायर होता है, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। दो बराबर भागों में काट दिया तो मास है वो हाफ हो जाएगा, लेंथ भी हाफ हो गई, तो लेंथ का अपन स्क्वायर कर देंगे 1/2 इसका 1/4 तो 1/8 आ जाएगा I/8। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आ जाएगा I/8, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है m डैश बराबर क्या देगा आपके पास m/2 आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एज इट इज रहता है, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो तो एज इट इज रहेगा, बट इसके लेंथ को आपने हाफ कर दिया है। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में मोमेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी हाफ हो जाएगा। अब पहले आपके पास में टाइम पीरियड वो कितना था t था, तो t बराबर क्या देगा 2 पाई अंडर रूट का I अपॉन m, इसको अपन क्या बोल देंगे b बोल देंगे, फ्रीली लटकी हुई है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। और फिर उसके बाद अपने पास में क्या देगा t डैश बराबर क्या देगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट का I डैश को अपन क्या बोल सकते हैं I/8, और m को अपन क्या बोल सकते हैं m/2 इंटू बी। तो 8/2 कितना देगा 4, और 4 बाहर करके क्या बन जाएगा 2, तो t डैश बराबर क्या देगा आपके पास t/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने को पूछा जा रहा है t डैश बाय t, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस स्थिति में जो थर्ड ऑप्शन है इसको अपन टिक कर देंगे। ठीक है सर। यहाँ जैसे देखो
अपन देखा जैसे IDS इसका I by 8 हो गया। 8 हो गया। जैसे मान लो अपन ने इसकी हाफ पार्ट किया 1/2 अपन ने किया ना, तो इसी को बेस मान लिया अपन करते 1/n। ठीक है, तो 1/n करते तो ये हो गया आपका I upon n क्यूब, सही बात है। ये हो गया आपका I by n। ठीक है, इसको डायरेक्टली अपन यहाँ यूज करें मान लो, ठीक है, तो सीधे आप देखें m by n, और यहाँ था हमारे पास, सॉरी अपन यहाँ थे ना, ये था आपका I upon n क्यूब, n क्यूब हो गया, ये हो गया I by n, n स्क्वायर आ गया, बच गया, तो 1 upon t by n आ गया, t by n आ गया। यानी ये बेसिकली आपके पास एक शॉर्ट मेथड बन गया। पर ये कब अप्लाई करेंगे सर? जब इक्वल अपन पार्ट्स लंबाई के लंबवत काटेंगे और इसके समान पर भाग करेंगे, समान भाग करेंगे, उसमें हर एक छोटे भाग का जो अवर्तकाल क्या होगा 1/n टाइम्स टोटल पहले वाले का 1/, जैसे मान लो इसको 2 पार्ट किए t/2 हो गया, 3 पार्ट अपन इक्वल किए t/3 हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब मैं ये निकालूं कि अगर मैंने इसका भी आधा कर दिया इस प्रकार से, बिल्कुल, तो ये तो मेरे पास 1/4 पार्ट हो गया, बिल्कुल, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, तो इसका टाइम पीरियड कितना देगा, t/4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे मतलब इसका टाइम पीरियड है वो भी t/4 रहेगा, सबके t/4। बट ये वाला फॉर्मूला तब लागू नहीं होगा जब अपन इसको इस प्रकार से यूं काटते हैं, वो नहीं, फिर उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना देगा भाई, लेंथ तो सेम है, मास आधा हो गया, हाँ, तो I/2 हो गया, सेम रहेगा, I/2 रहेगा, और ये जो m है हाँ, वो भी क्या रहेगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाँ, तो by2 कट जाएगा, तो I भी आधा, m भी आधा, नो चेंज हो जाएगा। तो इस स्थिति में टाइम पीरियड वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। और सर ये जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, इसके अंदर ये जो टाइम पीरियड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे फेवरेट होते हैं, बिल्कुल फेवरेट होते हैं, और एग्जाम में भी ये जो एग्जाम पेपर सेट करता है तो उसके माइंड में चलता रहता है, सही बात है, इसको सेट करवाना ही है। बिल्कुल। मेरे को अगर जैसे इस मैग्नेटिज्म वाले पेपर में, इस चैप्टर में से मेरे को एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए, तो ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन होगा t = 2π√I/mb। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करूंगा अगर मेरे को सिंगल क्वेश्चन पिक करना। और इसमें अपन एक बच्चों की और हेल्प कर सकते हैं, जैसे मान लो कई बार बच्चे क्या भूल जाते हैं कि फॉर्मूला जो होता है, अपन तो क्या डेली प्रैक्टिस हो जाते हैं, सही बात, याद रहता है हमको। तो अब जैसे मान लो बेसिक बच्चा जो है उसको पता है कि टाइम तो टाइम पीरियड में अगर वर्ड आपका आना ही आना है, ठीक है। अब इसी से अपन इसको पूरा बना सकते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला डायपोल हो, चाहे कौन सा आपका मैग्नेटिक वाला हो। जैसे मैं इसको ऐसे लूं, t ये था तो t = और ये I/mbe, इसको अपन करते हैं रूट लो, और ये लो साहब 2π, वो तो 2π तो आप जानते हैं हर किसी आवर्तकाल के फॉर्मूले में आता है, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। अब देखो इसको अपन बस ओनली b तो करना है, b बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसको m से इसको कर दो, p कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाएंगे अपन, तो बच्चे आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो t = 2π/I/m। अब ये I ऊपर है कि नीचे है, वैसे भी दिमाग रहता है कि I हमेशा भूल जाते हैं ऐसे बच्चे कि t I/mbh या mb/I। क्वेश्चन करते से बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर कैसे कंसंट्रेट करता है अपने आप को, उसमें ये हेल्प उसकी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी ट्रिक आपने बताई है इस तो ये बच्चा इसमें चलिए बढ़े आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स ए मटेरियल व्हिच इज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अपन देख सकते हैं सीधा सीधा कि अपने पास में जो भी मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है। अगर जैसे मतलब ये अपने पास में अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता, ठीक है ना, ये अगर पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता, तो इस स्थिति में ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इसके अंदर से होकर के गुजरती, जिस चीज के अंदर का जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, राइज कर जाता, ठीक है। बट ये तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है, तो इस स्थिति में इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। बट फिर भी ध्यान से देखना, देखो एक चुंबकीय बल रेखा, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो इसके अंदर से होकर के पास कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसके अंदर से गुजर रही है, तो इसके अंदर से गुजरने वाली फील्ड लाइंस का नंबर है वो कम हो जाता है, जीरो नहीं होता, यानी ये पूर्ण प्रतिचुंबकत्व नहीं है, यानी परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, बिल्कुल। जो भी अतिचालक पदार्थ होते हैं, अतिचालक पदार्थ पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दर्शाते हैं, ठीक है ना। और उनके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे मतलब ये तो μr बराबर क्या होता है सर, 1 + काई, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो उनके लिए जो काई होता है वो तो कितना होता है, -1 होता है, और फिर उसके बाद उनके लिए जो μr होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए अपन बात कर रहे हैं, और ये अतिचालक होते हैं, ठीक है। और इस प्रभाव का एक नाम भी इंपॉर्टेंट नाम, माइसनर्स इफेक्ट बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन फिर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम B, μ, H and M are related as where B, μ naught, H, M have their usual meanings in the construct of magnetic materials। मतलब इनका जो मीनिंग्स है वो बिल्कुल एकदम जो नॉर्मल अपन जनरली लेते हैं वही है।
तो यहाँ पर अपने पास में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो बी इक्वल टू क्या देगा आपके पास में बी नॉट प्लस क्या होता है आपके पास में बी एम। यस, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो वैक्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जो मटेरियल है जिसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है वो भी तो मैग्नेटाइज होगा, और वो मैग्नेटाइज होकर के वो भी क्या करेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना देगा। तो अपन जानते हैं कि बी नॉट बराबर कितना होता है आपके पास म्यू नॉट इंटू एच, और प्लस बी एम बराबर कितना होता है आपके पास म्यू नॉट इंटू आई बोल देते हैं इसको अपन। यस, या आई तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एम है। एम यहाँ पर जो इसमें एनसीईआरटी में इसको एम के रूप में लिया जा रहा है। हाँ एनसीईआरटी में है बिल्कुल, बाकी अपन जो अपने मॉडल वगैरह में तो इसको आई यूज कर रहे होते हैं। आई हाँ इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकन तीव्रता। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ सॉरी आपका इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन हाँ, इंटेंसिटी, बिल्कुल ये वही तो होता है आई इक्वल टू जिसको अपन बोलते हैं कहते हैं अपन चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता, वही तो बिल्कुल। आई इक्वल टू एम बाई वी। तो ये तो अपने पास है क्या देगा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, यस, और ये अपने पास है क्या देगा वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, वो आई होता है। और इस आई को यहाँ पे क्या लिख दिया एम लिख दिया। अब वहां पे सर अपन जैसे मॉड्यूल में भी अपन ने लिख रखा है, अपन क्लास में पढ़ाते हैं, मैं तो इसको आई से लिखता हूँ। बिल्कुल सभी अपन तो आई से इसलिए लिखते हैं क्योंकि एम ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, तो एम से कंफ्यूजन नहीं हो। इंटेंसिटी का अपन आई कांस्टेंट में स्मॉल एम आ गया, फिर मैग्नेटिक मोमेंट में कैपिटल एम आ गया, कैपिटल एम आ गया, तो फिर तो अपन इसको आई रूप में लेते तो ज्यादा बेटर होता। सही बात है, सही बात। बट फिर भी इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई, इस आई को अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे एम लिख देंगे। तो यहाँ से अपन म्यू नॉट को अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये अपने पास एच प्लस क्या देगा आपके पास एम आ जाएगा। और अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था म्यू आर इक्वल टू कितना था 1 प्लस काई, वो फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव होता है, यहीं से आता है, ठीक है ना। तो चलिए एक रिलेशन का फॉर्मूला है। देखो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आसान लगता है ये समझ लो कि वो नीट के लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल, क्योंकि नीट के अंदर जो इजी क्वेश्चंस है उनका वेटेज ही ज्यादा होता है। मतलब 40 क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन कोई भी एक नॉर्मल सी अप्रोच रखने वाला बच्चा जिसके अंदर डिसिप्लिन हो, सिंसियरिटी हो, वो बच्चा 40 क्वेश्चन तक जा सकता है आराम से। और बाकी बचे 5 क्वेश्चन वो थोड़े से मतलब डिफरेंट होते हैं, और अगर अपन ट्राई करें, अच्छी अपनी एक्सरसाइज हो, अच्छी अपनी प्रैक्टिस हो, तो अपन वो 5 क्वेश्चन है उनमें से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन कवर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। When a piece of ferromagnetic substance is put in a uniform field, the flux density inside it is 4 times the flux density away from the piece. The magnetic permeability of material is, ठीक है ना। तो चलिए सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसके अंदर अपन? इसमें तो अपन लगा देते हैं B is equal to म्यू इंटू B, B medium, B medium equals to म्यू इंटू म्यू आर इंटू B B देगा, free space, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में B इधर मैग्नेटिक आपको 4 times फोर टाइम्स दे रखा है, ऑफ फ्री स्पेस, इसको Free फ्री से space, मान ले अपन। ठीक है ना। B तो ये आप नॉट लिखें इसको 4 B नॉट इक्वल्स टू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू B B नॉट। नॉट। तो B नॉट से B नॉट आपका कैंसिल, तो म्यू आर आप कितना आ गया म्यू आर अपने पास में क्या हो जाएगा 4। ये अपने पास आ जाएगा 4, और चुंबकीय पारगम्यता हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपन करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो चलो अपन जानते ही हैं, कहीं पर भी देख लो, जैसे मतलब कोई भी अपने पास सोलेनोइड है, यस, सोलेनोइड के अंदर भी अपन इस प्रकार से लिखते हैं बी नॉट बराबर कितना होता है आपके पास म्यू नॉट इंटू एन आई, और फिर उसके बाद में बी एम बराबर कितना होता है आपके पास म्यू इंटू एन आई लिखते हैं, ठीक है। और म्यू को अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई हो जाएगा, और फिर उसके बाद म्यू नॉट एन आई को अपन क्या लिख देंगे बी नॉट लिख देंगे। तो बी एम बराबर कितना देगा आपके पास म्यू आर इंटू बी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सा फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जे है तो चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम जे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। तो अपन जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है आपके पास I इंटू ए होता है। I को अपन क्या लिख सकते हैं EV अपॉन 2πr, ये कहाँ से है आपको पता है, E अपॉन T, और T को अपन 2πr अपॉन V, और एरिया को अपन लिख सकते हैं क्या पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा EVR डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद इसको अपन ऊपर भी m से और नीचे भी इसको अपन m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 2m, और ऊपर हो जाएगा अपने पास MVR। तो MVR को अपन क्या लिख सकते हैं J लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास EJ अपॉन क्या देगा 2m हो जाएगा।
ये अपने पास हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। यस, और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो m वेक्टर इक्वल टू क्या देगा, ई जे वेक्टर, आगे माइनस का साइन भी लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। और यहाँ से एक चीज प्रूव होती है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और फिर उसके बाद जो एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। चार्ज प्लस रिवॉल्व करेगा तो दोनों का पैरेलल आ जाएगा। सही बात है। ये दोनों एक्सेल वेक्टर है और प्लस है तो दोनों कैसे आपको जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। और अगर अपोजिट चार्ज है तो आपका जाएगा एंटी पैरेलल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये बात होगी, यहाँ पे जो जे है, इस जे की डायरेक्शन अपन किससे निकालते हैं, इस जे की डायरेक्शन अपन निकालते हैं वी से। बिल्कुल, आर क्रॉस पी से निकालते हैं। आर क्रॉस से पी से निकालते हैं। ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल, या इसको अपने वी से निकाल लेते हैं, राइट हैंड रूल। हाँ, राइट हैंड है, उसके जो फिंगर्स है उनको आप वी की डायरेक्शन में घुमा दो तो आपका जो थंब है वो जे की डायरेक्शन बता देगा। और फिर उसके बाद ये जो है इसकी डायरेक्शन अपन किससे निकालते हैं, आई से निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन से। राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको करंट की डायरेक्शन में घुमा दोगे तो फिर उसके बाद में आपका जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देगा। बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपन, इसमें जैसे m बाई जो j है, हाँ, इसको अपन कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एनसीईआरटी में टर्म यूज करेगी। हाँ, हिंदी में उसको बोलते हैं शुद्ध घूर्ण चुंबकीय अनुपात। घूर्ण चुंबकीय अनुपात बोलते हैं उसको। और इलेक्ट्रॉन के लिए आपका कांस्टेंट है। अदर चार्ज अपन लेंगे तो उसका चार्ज के अकॉर्डिंग ये आपका अलग-अलग हो जाएगा। तो m by j हो जाएगा e by 2m। तो ये Yes. मतलब ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। Yes. किसी भी चीज पे हाँ, डिपेंड। चार्ज कौन सा है, कैसे मूव हो रहा है उस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500, देन इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी। तो मतलब इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अपने को पूछी जा रही है। तो ये तो वही फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको जो बताया था, म्यू आर बराबर क्या होता है, 1 प्लस काई होता है। तो यहाँ से काई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा। तो म्यू आर कितना हो जाएगा, 5500 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5499, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे सर ये जो अपना फॉर्मूला नहीं है, ये अपन का डराइव भी कर लेते हैं, बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। हाँ। और ये बहुत काम का है। बिल्कुल सर। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है ना कि बच्चा भूल रहा होता है, मैं उसका इलाज करता हूँ वहाँ पर। बिल्कुल ताकि परमानेंट कभी जिंदगी में नहीं, ये नीट में ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब जैसे अपन जो ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बिल्कुल, चुंबकीय पारगम्यता। तो मैग्नेटिक जो वर्ड है वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप इसको नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब निकलेगा नहीं। तो आप क्या करें इसमें, जैसे अपने पास ये था काई एम, तो इसको काई एम से याद रखें। अब म्यू आर यहाँ तो आना है, प्लस ये माइनस 1 का तो लफड़ा है, या तो प्लस गलती से लिख दिया कुछ, हाँ। गलती से कुछ भी लिख दिया, तो प्लस लिखा माइनस लिखा, इसमें कंफ्यूजन अपने रहता है। तो आप अगर इसको ये लिखते हो काई एम इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये एम का मतलब माइनस आएगा, बस एम का माइनस मतलब माइनस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो माइनस आएगा ही आएगा। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। तो इसलिए आप जब भी, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा काई एम के रूप में इसको याद रखें। और काई एम के रूप में लिखो तो म्यू आर प्लस माइनस होता है, तो आप लिखें माइनस, तो माइनस का 1 अभी परमानेंट फॉर्मूला हो गया। और किसमें इसमें आएगा तो आराम से अपन सॉल्व कर देंगे। और फिर इसमें ये भी आता है कि जो अपन सबस्टांस लेते हैं अलग अलग, वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, अगर उनका म्यू आर पता हो तो उसमें -1 करके उसकी नेचर अपन पता कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो भी अपनी हेल्पफुल। तो ये वाला तो अपना फेरोमैग्नेटिक हो गया। यस, क्योंकि इसकी जो अपेक्षित पारगम्यता 5500 बहुत ज्यादा है, फेरोमैग्नेटिक हो गया। तो ये बहुत हाईली मतलब मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक बोल देंगे। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फिर ये कह रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज। मैग्नेटिक डाइपोलर, इसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। तो जैसे मान लो कि ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने कैसे भी मतलब एक जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसको आपने रख दिया है, तो ये तो अपने पास है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से प्लस एम बोल दो इसको। इसको अपन बोल देंगे माइनस एम बोल देंगे। तो यहाँ पर ये जो है इस पर तो फोर्स लग जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ एम बी, और इस पर इस प्रकार से फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा एम बी लग जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास में जो नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स बराबर क्या देगा आपके पास, एम बी माइनस क्या देगा एम बी बराबर क्या देगा, 0 देगा। बट जो नेट टॉर्क होता है वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क है वो अपने पास में कितना बनता है, एम बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो तो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा बराबर 0 या 180 अगर है तो इस केस में आपका नेट टॉर्क भी 0 देगा, ठीक है ना। बट नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है, हमेशा 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अपना नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके अंदर जो फोर्स है और जो टॉर्क है इनकी कोई सी भी कंडीशन बन सकती है,
ठीक है ना, उसके बारे में अपन कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है देखते हैं। magnetic moment m and pole strength m is divided into two equal parts, then magnetic moment of each part will be। चलो ये तो अपन देख ही चुके हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अब दो इक्वल पार्ट में कैसे भी डिवाइड करने के लिए बोला जाए, पहली बात तो ये है कि अपन जनरली अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो ऐसे अपन करते हैं, लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब यदि अपन एक भाग को यहाँ पे अपन देखते हैं तो इसका जो लेंथ है वो क्या देगी, आधी हो जाएगी। यस, और क्रॉस सेक्शन एरिया एज इट इज है, तो पोल स्ट्रेंथ इसकी एम की एम ही रहेगी। ये पहले मान के चलिएगा अपने पास n था, ये अपने पास s था। अब अगर अपन इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो n के पास है यहाँ पर s बन जाएगा, s के पास है यहाँ पे n बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास है ये n हो गया, ये अपने पास s हो गया। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको अपन बोलेंगे m डैश इक्वल टू m इंटू एल बाई टू। तो m इंटू एल को अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल M डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 2 देगा। तो m डैश बराबर क्या देगा m बाई 2। तो अपना सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। और यदि इसको अपन इस प्रकार से दो बराबर भागों में काटते हैं तो इस स्थिति में लेंथ वो तो एज इट इज रहती है, पोल स्ट्रेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाएगा, जिससे पोल स्ट्रेंथ है वो क्या देगी, आधी। आधी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस स्थिति में भी क्या देगा, आधा हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है देखो, बार मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट हो गया कि यस, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट कर देते हैं अपन यहाँ पे। 2 into 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B equals to 6 into 10 to the power minus 4 टेस्ला exists in the space, the work done in taking the magnet slowly from direction। ये भी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, टू डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड इज। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि W का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा MB, ये आपके पास आता है cos θ1 माइनस क्या होता है आपके पास है cos θ2। तो M की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी कितनी है, 2 into 10 to the power 4, तो 2 into 10 to the power 4। और B की वैल्यू क्या होती है, 6 into 10 to the power minus 4, ठीक है। और फिर उसके बाद है cos θ1 कितना हो जाएगा 0, cos 0 1 माइनस cos 60 कितना देगा आपके पास 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना देगा 1/2। तो यहाँ पर 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास है कितना देगा 6, 10 to the power 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 जूल यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फिर ये कह रहा है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विल बी। थीटा क्या देगा भाई, टॉर्क ये तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अभी जैसे अपन ने देखा था कि टो बराबर क्या होता है आपके पास MB, ये अपने पास है साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वहां पर टो बराबर क्या होता है M की जगह P E, ये अपने पास है क्या देगा साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म इसकी होती है टो वेक्टर इक्वल टू होता है आपके पास M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहाँ पर आपके पास है टो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आपके पास है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है, ठीक है ना। और यदि इसके अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वहां पे क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है, डॉट। तो जैसे अगर अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी U, तो बराबर क्या होता है आपके पास है माइनस का MB cos थीटा। तो इसको तो अपन यहाँ पे बोल देंगे माइनस का M डॉट का B, और यहाँ पर आपके पास है U बराबर क्या देगा माइनस का PE cos थीटा, यानी माइनस का P डॉट क्या देगा आपके पास है E हो जाएगा। समझ गए। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर अपना थीटा बराबर कितना है 0 है, तो इस स्थिति में टो तो कितना देगा 0, और U बराबर क्या देगा माइनस का MB, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी मिनिमम। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था बोल देंगे। और इसी प्रकार से अगर आपका थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, तो इस स्थिति में टो बराबर तो 0 देगा, बट U बराबर क्या देगा आपके पास है प्लस का MB, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी आपकी बार आपकी मैक्सिमम, यानी इसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो इस स्थिति में टॉर्क ही 0 नहीं होगा, तो फिर अपन इक्विलिब्रियम की बात इसके अंदर नहीं करेंगे। तो टो बराबर क्या देगा आपके पास है MB sin थीटा। आपका फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है इसके अंदर करेक्ट, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों। मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 50 I cap एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, वो तो पता है एक्स एक्सिस के अलोंग ही रखा हुआ है क्योंकि इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट आई केप आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे देगा 0.5 I cap प्लस क्या हो जाएगा 3 J cap। टॉर्क अपने को कैलकुलेट करना है। अभी भी मैंने आपको बताया कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास m क्रॉस क्या होता है b होता है। डॉट प्रोडक्ट में तो आगे पीछे कैसे भी लिख दो, हाँ इसमें तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर m क्रॉस b आएगा। अगर अपन ने b क्रॉस m लिख दिया तो गलत तो गलत हो जाएगा। तो फिर सीधे अपन इसको कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, i तो i 0 होता है, i है तो 0 देगा, ये आपका ये आपके पास प्लस 150 तो 150 के केफ आ जाएगा। i j का क्या होता है के केफ, तो 150 के केफ सेकंड ऑप्शन अपना हो गया करेक्ट हो गया इसके अंदर। बड़े चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। ये कह रहा है कि एक बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग द पोल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 यूनिट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले m और l दे गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेता हूँ मैं। तो m बराबर क्या देगा आपके पास m इंटू l। तो m कितना देगा अपने पास 10 टू द पावर -3, l कितना देगा आपके पास 10 सेंटीमीटर यानी 0.1। तो इसको अपन बोलेंगे 10 टू द पावर -4 आ गया। अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। इट मेक्स एन एंगल विद 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी b के साथ में इसका एंगल दे रखा है। तो टॉर्क अपने को कैलकुलेट करना है। तो टॉ बराबर क्या होता है अपने पास mb sin थीटा होता है। तो यहाँ पर अपने पास m, तो m कितना देगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 और b क्या बन जाएगा अपने पास में, ये तो लिख लिया, b तो लिख लिया है, m लिखते हैं 10 की पावर माइनस तो m अपने पास है 10 टू द पावर -4 और थीटा कितना Sin देगा 30, 30 1/2 sin 30 कितना देगा आपके पास 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में सीधा सा आंसर आ जाएगा 2। तो ये 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके बाद में। तो देखिए किशोर सर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मे एक्सपीरियंस। तो अभी अब कुछ देर पहले बात कर रहे थे, इसको रखा गया असमान चुंबकीय सतह में, तो असमान चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है। तो इसमें जो संभावनाएं बनेगी, तो जैसे बल अगर असमान है और अगर उसके दोनों पोल अगर असमान फील्ड में रखे गए बिल्कुल, तो डेफिनेट है उसका नेट फोर्स कैसा आपका शून्य आएगा, शून्य आएगा। पर जो टॉर्क होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। टॉर्क एंगल पे डिपेंड होने के कारण उसकी वैल्यू है 0 भी हो सकती है और मोस्टली नॉन जीरो होती है। तो इसका मतलब बल यहाँ पर अशून्य होना चाहिए और टॉर्क आपका 0 या नॉन जीरो दोनों की संभावना बनती है, हो सकती है। तो अब इसके लिए बेटर आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, वो एक बल और एक बलागुण। yes. तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हाँ। फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकती है, टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकती है। जैसे मतलब ये अपने पास मैग्नेटिक नीडल तो साफ साफ लिखा कर सकती है क्या, हाँ, तो प्लस m हो गया, ये अपने पास -m हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है b1 है, तो इस प्रकार से इधर की तरफ कितना देगा आपके पास m b1 लग जाएगा। यहाँ पे मान के चलिएगा इधर की तरफ कितना है b2 है, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा mb2 लग जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह में नेट फोर्स तो इस पे लग रहा है और नेट टॉर्क भी इस पे लग सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ये अपन कर देंगे करेक्ट। बिल्कुल। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी अपने पास आइसोलेटेड पोल है और फिर उसके बाद में इकाई गुरुत्व प्रबल्य का वायु में चुंबकीय प्रेरण का मान कितना देगा अभी। ठीक है ना। तो m है, तो इस m से d डिस्टेंस पर कितना होता है b बराबर होता है आपके पास km/d स्क्वायर। तो ये अपने पास m/d² ले लेंगे। k की वैल्यू CGS में कितनी होती है, 1 होती है। तो k बराबर कितना देगा 1 किसमें, CGS में। ठीक है ना, कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड टू राइट एंगल टू ईच अदर विद नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग साउथ पोल ऑफ द अदर। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। ठीक है ना। तो नॉर्थ और साउथ के साथ में टच कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर कौन सी कैसी कंडीशन बन जाएगी सर, इस प्रकार से ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा आपके पास में नॉर्थ साउथ, इसको अपन साउथ बोल देंगे। और ये अपने पास क्या देगा साउथ और ये अपने पास है नॉर्थ हो गया। तो फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि एक तो होता है S से N, तो
एस से एन हो जाएगा आपके पास में एम, हाँ, ये भी एस से और एस से एन ये अपने पास में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। दोनों एम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आ जाएगा, और ये कितना देगा आपके पास √2 टाइम्स ऑफ एम, तो √2 टाइम्स ऑफ एम इंटू एल, थोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को देखना, देखो क्या कर रहा है। बार मैग्नेट अपने को दे रखी है सर इसके अंदर, ठीक है। अब बार मैग्नेट के अंदर अपन कौन कौन सी बातें बच्चों को बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से तो निकलती है और साउथ में घुसती है। यस, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे भी नॉर्थ से निकल रही है और साउथ के अंदर घुस रही है। अब बाहर का तो मामला ठीक है, बट इसके अंदर भी क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। साउथ से नॉर्थ की तरफ इस प्रकार से फील्ड लाइंस होती है, वो इसके अंदर भी होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। तो ये वाला तो बना नहीं रखा, तो ये गलत हो गया। यस, इसके बाद इसके अंदर भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना रखी, तो ये भी गलत हो गया। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, तो बाहर तो ध्यान से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और अंदर भी ध्यान से देखना तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो बाहर तो इस प्रकार से यूं जा रही है और अंदर भी इस प्रकार से यूं जा रही है, तो ये वाला कोई पॉसिबल नहीं होगा। इसमें वो बातें सारे लागू हो रही है, सारी बातें लागू हो रही है। यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ भी है, हाँ। और अंदर आपकी साउथ से नॉर्थ की नॉर्थ तरफ की तरफ भी है। और अपन जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बंद लूप के रूप में बंद होती है। लूप के रूप हमेशा बंद पथ का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, जो मोनोपोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए, इसी कारण से यहाँ पे गाउस का नियम वो 0 आ जाता है, जीरो डॉट डी बराबर 0 आ जाता है। ये कह रहा है कि कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक पोल। तो पोल पे तो अपन जानते ही हैं 8 पोल, तो पोल पे अपन जानते हैं कि BH बराबर क्या होता है 0 होता है, यस, और इसको अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही रख रखा है। हाँ, तो BH के तो प्रभाव में वो ऑसिलेट करती है। हाँ, तो BH तो 0 हो गया, 0 हो गया, तो फिर उसके बाद में ये क्या होगा, लेकिन उसको ऑसिलेट करने में फैक्ट्री नहीं है वहां और पर, फैक्ट्री नहीं है, तो फिर उसके तो बाद जैसे उसको अपन छोड़ेंगे वैसे ही कहीं पर भी ले जाके छोड़ दो। बिल्कुल। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर होता तो इस स्थिति में इसको ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसके अंदर लेके आ जाता, बट मैग्नेटिक मेरिडियन में आएगी नहीं, तो किसी भी डायरेक्शन में ठहर जाएगी, किसी स्थिति में ठहर जाएगी। इसमें से संभावनाएं काफी है सर। जैसे अपन जैसे बात करते हैं, अपने पास जो मैग्नेट निडल होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो कंपास होता है, बिल्कुल, तो कंपास जो होता है उसको अपन मोस्टली यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशन के लिए। ऑब्वियसली ये तो BH की इफेक्ट में ऑसिलेट करता है। सही कह रहे हो। अब अगर इसको BH नहीं मिलेगा तो जहां BH नहीं होगा 0 होगा, जैसे अपन कहते हैं पोल BH 0 रहता है, ठीक इसका है। मतलब कंपास को अगर वहां रखते हैं कहां पर पोल पे, तो वो तो जिस दिशा में उसको अपन छोड़ेंगे वहीं पर वो वहीं पे ठहर जाएगी। सही बात है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो आपका डिप निडल होता है। डीप नीडल होता है, डिप निडल होता है वो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन के लिए फ्री होता है, बिल्कुल। तो वो इफेक्ट है उस पे किसका, बी वर्टिकल का। बी वर्टिकल, अब बी वर्टिकल 0 कहां पे होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। तो अगर हम इसमें डिप निडल को अगर चुंबकीय निरक्ष पे रख देंगे तो उस स्थिति में उसको जहां रखेंगे, जिस एंगल पर रखेंगे वहीं का वहीं आपका मेंटेन रहेगा, वो फिर ऑसिलेट नहीं करेगा। तो कंपास कहां ऑसिलेट नहीं कर सकता, मैग्नेटिक पोल पे। पोल पे, और डिप निडल जो है वो इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर इक्वेटर कर सकती है। ये दोनों अपने आप में क्या अच्छे क्वेश्चंस इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलो सर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि बार मैग्नेट है, इसको अपन ने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है, नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है। यस, अब इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो नॉर्थ की तरफ, एक नॉर्थ साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये तो अपने पास है क्या देगा, नॉर्थ हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। और चलिए, ये तो अपने पास नॉर्थ हो गया, और ये अपने पास इस प्रकार से साउथ हो जाएगा। इसके अंदर अपन इस प्रकार से बार मैग्नेट को रख दिया है, और ये बोल रहा है कि नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और साउथ की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि जैसे मतलब यहाँ पर इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर 2 पॉइंट्स लेते हैं, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अपन जानते हैं कोई भी जैसे पॉइंट है वहाँ पे अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होता है किधर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ नॉर्थ होगा। ये BH हो गया, और यहाँ पर ये क्या जाएगा आपके पास में BH हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की का मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये अपने पास M की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यदि इसकी एक्सिस पर अपन बात करते हैं, तो इसकी एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड है वो M की डायरेक्शन में होता है, बट इक्वेटोरियल पोजीशन है वहां पे किधर की तरफ होता है, इस प्रकार से M के अपोजिट होता है। तो इसको अपन बोलेंगे B इक्वेटोरियल, और यहाँ पर क्या देगा आपके पास है B इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका जो नेट मैग्नेटिक
फील्ड है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता जीरो है। हो सकता ये है, वाली डिस्टेंस r मान लो। बिल्कुल। और तो अपन क्या लिख सकते हैं इस स्थिति में, देखो BH बराबर क्या देगा आपके पास, B इक्वेटोरियल, और B इक्वेटोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन m अपॉन r r क्यूब। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो तो इसका मतलब ये जो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट है वो एक तो इस मैग्नेट के हो गया इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, और अगर अपन डायरेक्शन के बेस पे कहेंगे हाँ तो ये आपका ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन में बिल्कुल आ जाएंगे। और नंबर कितने हो जाएंगे, एक प्लेन में 2, 2 हो जाएंगे, एक तल में इसके 2 आ जाएंगे। एक तल में 2 आ जाएंगे। अब इसकी जो दूसरी संभावना अपन कह रहे थे, तो इसको अपन ऐसे मान लें कि मान लीजिए ये इसका कलर जो है, ये कलर्स अपने 2 हैं वो थोड़े से दिखते कम है, इनविजिबल होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको अपन कम से कम काम में लेंगे तो बच्चे सही समझ पाएंगे। तो मान लो इसमें इसका साउथ पोल अपन कर दें अर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ कर दें, इंडिकेट कर दें। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे मैग्नेट के एक्सिस पर, एक्सिस पे, बिल्कुल इसमें सीधा होता है। नॉर्थ की तरफ है तो इक्वेटर पे होता है, और अगर नॉर्थ साउथ आपके नॉर्थ की तरफ है तो वो हमेशा एक्सिस पर ही हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी अपन कह रहे थे BS तो आपका हमेशा फिक्स है, बिल्कुल BS तो इस पॉइंट पे हो चाहे इस तरफ हो तो आपका हमेशा किस तरफ होगा, साउथ से तो नॉर्थ की साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक है। पर अब देखो इसका S से N तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका हो गया, इसका M नीचे इस तरफ, नीचे की तो तरफ, एक्सिस पर जो अपन कहते हैं तो M की तरफ चाहे पॉइंट इसके ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो यहाँ पर भी इसका देखो M जो इसके मैग्नेट का जो B बन गया, B कौन सा आपका एक्सियल, वो आपका हो गया डाउनवर्ड, और यहाँ पर B कैसा हुआ, डाउनवर्ड हो गया। दोनों 180 पे हैं, 180 पे हैं तो आपस में कैंसिल कर सकते हैं, जब दोनों आपस में बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट इसका अपोजिट, बिल्कुल। इसका मतलब अभी न्यूट्रल पॉइंट लोकेशन कहाँ पे है, इस मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितने आपके 2 हो जाएंगे, और वापस फॉर्मूला पर लिखेंगे तो यहाँ पर BH इक्वल टू करते हैं B एक्सिस, तो म्यू नॉट 2 m अपॉन 4 पाई d क्यूब r क्यूब इसको हमें ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट आपके कितने 2 और 2 हो जाएंगे। चलो सर यहाँ पर मैं भी एक ट्रिक बना देता हूँ फिर, ठीक है, आप ये आप ट्रिक बनाते हो, मैं भी चलो एक ट्रिक बना देता हूँ। सही। तो मतलब ये ध्यान रखना कि अगर नॉर्थ को रखें, नॉर्थ की तरफ n का मतलब हो जाएगा निरक्ष, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। निरक्ष का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो अगर आप n को n की तरफ रखोगे तो निरक्ष पर आपको न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होगा, तो n हो गया, हो जाएगा। तो n को n की तरफ रखोगे तो निरक्ष यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको न्यूट्रल पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे, और उल्टा हो गया, दूसरा उल्टा हो जाएगा। n को अगर आप जैसे s की तरफ रखोगे तो फिर उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या देगा, एक्सिस पर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए अगर इसी मैग्नेट को ऊपर रखें वर्टिकली, हाँ तो वर्टिकल रखेंगे तो फिर इसकी नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट आपका इस प्लेन पे हो जाएगा 1, ठीक है। उसमें फील्ड लाइंस को देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मेज पे रखे अपन इसका नॉर्थ पोल, बिल्कुल, तो नॉर्थ पोल होने पे जो फील्ड लाइंस इसकी निकलेगी, यहाँ इसका B इस तरफ मान ले, इसका अपन यहाँ इस तरफ मान ले, इधर मान लें, इसका इस तरफ मान ले, इसका अपन यहाँ मान ले। बिल्कुल, अब BS तो यहाँ इस तरफ, बिल्कुल, यहाँ इसका इस तरफ, तो यहाँ ही संभावना बन गई, यहाँ पे ये संभावना बन जाएगी। तो नॉर्थ पोल अगर मेज पर है और साउथ पोल मान लो इससे बहुत लंबा है, बहुत लंबी पंचमक मान पाएंगे तभी तो उसको अपन मान पाएंगे सिंगल पोल को। तो उस केस में नॉर्थ पोल के ठीक नीचे, यानी आप इसको बोल सकते हैं ये साउथ आपका नॉर्थ और ये साउथ, तो साउथ की तरफ इसका एक न्यूट्रल पॉइंट आपका पॉसिबल है, और साउथ के लिए चेंज हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज में और पूछ सकता हूँ बच्चों आपसे, जैसे आप खुद सोचना इस क्वेश्चन के बाद में, एक बार आप खुद इस वीडियो को पॉज करके आप सोचना कि आपका आंसर क्या होगा। जैसे मान के चलिए मैंने बोल दिया कि कोई भी आपके पास में मैग्नेट है, इसको आपने इस प्रकार से रख रखा है, ये N हो गया, ये S हो गया, और ये आपके पास इस प्रकार से कोई बार मैग्नेट है, ठीक है ना। और इसको भी आपने, ये आपके पास N हो गया और ये आपके पास S हो गया, ऐसा आपने रख रखा है। अब मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया कि इस चुंबक के आसपास, इसके सराउंडिंग में, इसके स्पेस में टोटल कितने न्यूट्रल पॉइंट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, टोटल कितने न्यूट्रल पॉइंट्स प्राप्त हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या है 4, और अगला ऑप्शन मेरा है इनफाइनाइट। बिल्कुल, तो फिर उसके बाद इसका आंसर क्या देगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आपके जो 2 न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं वो तो एक प्लेन में होते हैं, एक तल में होते हैं। टोटल तो आसपास में चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। तो चारों तरफ इसके न्यूट्रल पॉइंट्स है, वो इसकी न्यूट्रल पॉइंट्स की रिंग प्राप्त हो जाएगी अपने को, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स कितना देंगे इस स्थिति में, इनफाइनाइट हो जाएगी। अपन क्या लैब में जो कागज पर बनाते हैं, कागज पर बनाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका कागज का होता है। आजकल तो नहीं चलता है, मैं तो जब 12th में था तो अभी भी है, अभी थोड़ा ना बनाते हैं, बना शायद प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ था, आजकल भी बंद कर दिया उसको, आजकल शायद बंद कर दिया होगा मेरे हिसाब से। बट जब मैं 12th में था मुझे तो याद है कि मतलब उस टाइम कागज के ऊपर इस प्रकार से पॉइंट्स का डायग्राम बनाते थे, मैग्नेटिक नीडल लेकर के, कंपास नीडल लेकर के, फिर उसके बाद ऐसे डॉट डॉट बना करके, उसी से बच्चा समझ पाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जब तक अपन लैब में जब नहीं जाते हैं तब तक फिजिक्स का मजा ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर। ये कह रहा है कि एट ए प्लेस इफ द अर्थ्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, देन ये तो अपन जानते हैं बच्चों की सीधी सी बात है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास है BB by BH। अपन क्या होता है BH होता है, दोनों बराबर हो गए तो 1 हो गए, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 0 एट द मैग्नेटिक इक्वेटर बिकॉज, ये वही बात आ गई बिल्कुल कि जो वैसे चलो अपन देख लेते हैं एंगल ऑफ डिप, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे अपने पास ये होता है BB अपॉन क्या होता है BH होता है, तो BB बराबर क्या हो जाता है 0, तभी आपके पास tan थीटा बराबर 0, थीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। और वैसे भी आपको बताया कि एक तो होता है आपके पास मैग्नेटिक पोल होता है, तो मैग्नेटिक पोल पर BB तो B के बराबर होता है और वहां पर BH बराबर क्या होता है आपका 0 होता है, और मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वहां पर आपका जो BB होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और जो BH है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक पोल पे आपका हो गया एंगल ऑफ डिप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री 90 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बड़े आगे बढ़ते हैं फिर। ये परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। यस, मैग्नेट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज हीटेड सो एज टू रिड्यूस इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बाय 19% बाय डूइंग दिस द पीरियोडिक टाइम ऑफ द मैग्नेट विल बी। अपन जानते हैं कि T बराबर क्या होता है आपके पास है 2 पाई अंडर रूट का I अपॉन MB या BH लिख दो। हाँ, कोई दिक्कत ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे इसकी अपन हीटिंग करते हैं, अब हीटिंग करने से इसकी डायमेंशन से उनको आपको एज इट इज लेके चलना है। तो यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन जो कि नेग्लिजिबल होता है उसको आपको कंसीडर यहाँ पे नहीं करना है। तो केवल चुंबकीय आघूर्ण बदलाव होता है, बाकी डायमेंशन बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे T इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास रूट ऑफ M। यस, अब M को आपने कितना 19% कम कर दिया, तो T डैश बराबर क्या देगा आपके पास T अपॉन रूट ऑफ, भाई 1 में से 19% कम कर दिया तो 0.81 आ गया, तो इसको अपन बोलेंगे 0.81, तो ये अपने पास है पॉइंट T अपॉन 0.81 की वैल्यू का कितना होता है 0.9 हो गया। यस, तो और 0.9 को अपन क्या लिख सकते हैं 9/10, तो ये आ जाएगा आपके पास है 10T डिवाइडेड बाय क्या देगा आपके पास है 9, और यदि इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1.11 into T, यानी जो टाइम पीरियड है वो 11% से इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज बाय 11%। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तो क्या कर रहा है सर, देखिएगा ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कीपिंग डाइसिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ सेम साइड, देन देयर टाइम पीरियड विल बी। ठीक है, तो दो आपको दे रखे हैं समान ध्रुव के चुंबक हैं, पर उनको रखा कैसा, अपोजिट रखा हुआ है। अपोजिट रखा हुआ है, तो जैसे मान लो एक मैग्नेट अपने पास ये है, हाँ, और इसका मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, हो गया, और दूसरा इसका उल्टा रख दिया अपन ने। ठीक है, दोनों है आइडेंटिकल, ये आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ऐसे में इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका इस तरफ हो जाएगा m, और ये इसका हो गया आपका इस तरफ m, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया 0। तो T अपन लिखते हैं, तो T हमारे पास कितना हो जाता है 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन m BH, या B जो भी माने अपन, m इसका 0 हो गया, 0 हो गया, T हो गया इसका इन्फिनिटी हो गया। इसका थर्ड आंसर आपका, तो फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर बात। बड़े चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि द एरर इन मेजरिंग द करंट विद द टेंजेंट कैलोमीटर इज मिनिमम व्हेन द डिफ्लेक्शन इज अबाउट, इसका आंसर आपको बच्चों को ध्यान में रखना है। ये 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री के आसपास में देखो ये तो अपने पास में जैसे BH हो गया, और ये अपने पास है क्या हो जाएगा B0 हो जाएगा किसका, कोयल का। और जब आपका डिफ्लेक्शन है वो 45 के आसपास में होगा, बीच में होगा, तो इस स्थिति में जो एक्यूरेसी है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है, और एरर है वो क्या होती है मिनिमम होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद अ टाइम पे t, what happens to it, its period and motion if its mass is 4 times अपन इसका मास करती है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है बार मैग्नेट है ऑसिलेट कर रही है d टाइम पीरियड के साथ में, तो क्या होगा जब इसका मास अपन ने डबल करना है 4 टाइम्स कर दिया, तो अपन जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा मास हो देगा। तो मास को आपने 4 टाइम्स कर दिया, तो आपके पास जो I डैश है वो क्या देगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ I। तो लेंथ की मैं कोई बात नहीं कर रहा, तो लेंथ इसका मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना रूट ऑफ I आ गया,
I 4 टाइम्स होने से इसका T हो गया डबल हो गया, इसका आंसर आपका टाइम पीरियड आपके पास 2t हो जाएगा। यस तो टाइम पे 2t हो जाएगा और मोशन इसकी सिंपल हार्मोनिक ही होगी, बिल्कुल ठीक है ना। यस यस तो मोशन सिंपल हार्मोनिक कब होती है? जब इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा बहुत होता है, छोटा। ठीक है ना। और अगर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन बहुत ज्यादा कर ज्यादा देंगे कर देते तो इस स्थिति में ऑसिलेटरी मोशन हो हैं जाएगी, मोशन अपन कह पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये कह रहा है कि रिलेटिव परमिबिलिटी एंड परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल आर एप्सिलॉन आर म्यू आर रिस्पेक्टिवली, which of the following values of these quantities are allowed for diamagnetic materials? यस यस तो डायमैग्नेटिक का मतलब हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए अपन म्यू आर और एप्सिलॉन आर की बात करते हैं। तो इसके लिए अपन जानते हैं कि म्यू आर बराबर क्या होता है आपके पास में 1 प्लस क्या होता है काई होता है। यस और अपन जानते हैं कि काई इक्वल्स टू क्या होता है, काई इक्वल्स टू क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं आई अपॉन एम होता है क्या सर? यस ठीक है ना, आई अपॉन एम हो आई जाएगा। इक्वल हां अगर इसको आई इज इक्वल नहीं, टू I upon काई इनटू एच होता है, तो हाँ। आई अपॉन इज इक्वल टू काई। काई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एच हो जाएगा, सॉरी यस आई ठीक है ना। तो काई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, आई अपॉन एच हो जाएगा। अब एच तो वो है जो अपन ने अप्लाई किया है, यस आई वो है जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस हुआ है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यस भाई अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ इस पे लगा दिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो जाता है। तो काई की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब सॉरी नेगेटिव लिख देते हैं इसको अपन। तो काई है वो तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जैसे सपोज करो कि काई है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपके पास है -1 से लेकर के 0 के बीच में होती है, ठीक है। और अगर इसको अपन -1 के बराबर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिक बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा ये। तो फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू अपन कितने ले लेते हैं, माइनस का 0.5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस का देगा आपके पास है 0.5, तो म्यू आर तो कितना देगा आपके पास है 0.5 हो जाएगा, बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन सारे प्रकार के सब्सटेंस के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सब के लिए 1 से बड़ा होता है, क्योंकि मीडियम जितने भी ऑल मीडियम जो है उनका बिल्कुल बड़ा है। तो मीडियम्स के लिए तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, म्यू आर तो कितना हो जाएगा आपके पास में 0.5 और एप्सिलॉन आर कितना देगा आपके पास 1.5। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। हां तो ये हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। मेटल्स का इनफिनिटी तो बाकी सबका 1 से बड़ा ही होता है, 1 से बड़ा स्पेस का आपका मिनिमम कितना 1 होता है, बिल्कुल 1 से छोटा नहीं होता। यस चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फिर ये कह रहा है कि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी इज, तो डायमैग्नेटिक मतलब हो गई अपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो इनके लिए कम और ऋणात्मक, ठीक है ना, स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि काई है, इसकी वैल्यू होती है, काई की वैल्यू होती है -1 से लेकर के कहाँ के बीच में, 0 के बीच में, ठीक है ना। जैसे काई है वो क्या हो सकता है, माइनस का 0.2 हो सकता है, माइनस का 0.3 हो सकता है, माइनस का 0.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार की वैल्यूज होती है इसकी। यस चलिए तो क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following characteristic is not associated with a ferromagnetic substance? ठीक है, तो लोच चुंबकीय पदार्थों के लिए कौन सा गुण नहीं है, कौन सा नहीं वो है, अपने को पता करना है। ठीक है ना। जो नहीं है वो, जो गलत है वो अपने को यहाँ पे तो पहला कह रहा है इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, ये तो पता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। सेकंड, इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ वीक, नहीं ये तो गलत है, स्ट्रांग की तरफ जाता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये थर्ड अपन ऑप्शन देखेंगे डी को कि देगा। इलेक्ट्रॉन की चक्रण से उत्पन्न होता है, बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ आपका है क्यूरी ताप से अधिक ताप पर ये अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करता है, बिल्कुल ये तो है ही, बिल्कुल होता ठीक है है ना। हाँ। तो ये तो अपन जानते हैं कि क्यूरी ताप वो ताप होता है जिसके ऊपर कोई भी जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है ना। और लोहे के लिए कोई क्यूरी ताप कितना होता है, 1043 770 यानी 1043 1043 के आसपास केल्विन के आसपास होता है ये। जितने भी सब्सटेंस है अपने जो मेटल्स में, उनमें लोहे के लिए आयरन के लिए मैक्सिमम होता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे कई बार आता भी है कि मान लो एक अपने पास ये जो होता है ना वाइब्रेशन मैनोमीटर, उसको ऊपर लटका रखे हैं, इसको अपन ने टेम्परेचर को अचानक इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और मान लो बोल दिया कि अपन ने उसका 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, 1000 केल्विन कर दिया मान लो, सॉरी सेल्सियस कर दो, जो भी कर दिया, मतलब हाँ लगभग उससे बड़ा कर दिया अपन, हाँ। तो उस केस में वो अपना फेरोमैग्नेटिज्म खो देता है। अब जो अपन बात करेंगे तो अब उसमें बचा क्या, पैरामैग्नेटिक बच गया, वो तो बहुत कम होता है, बहुत कम, उसकी इफेक्ट में ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, बहुत कम कर पाएगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, उसको विजिबल नहीं कर पाएंगे। सही बात। इसका मतलब अगर आप इस टेम्परेचर पे उसको रख देते हो तो वो ऑसिलेट नहीं करेगी, ठीक है बात। तो ये एक इसमें
चलिए अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तो ये तो which of the following is not a characteristic of diamagnetism? यस, तो डायमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो ये होता है आपका प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, अच्छा तो प्रतिचुंबकीय, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। यस, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। तो बात ये है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तो सीधी सी बात है, वो तो रिपेल होते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या हो जाएगा, द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय ए बार मैग्नेट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अनु इसको भी प्रति करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए इसको भी अपन कर देंगे प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय ए बार मैग्नेट। ठीक है बात, हाँ, रिपल्सन होता है, हाँ। तो ये भी ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद कह रहा है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स इज स्मॉल एंड नेगेटिव। ये भी अपन ने डिस्कस की थी, ये भी ठीक है बात। फिर उसके बाद द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अनुचुंबकत्व का उद्गम इलेक्ट्रॉन के चक्रण से है, ठीक है। इसको अपन एक बार पेंडिंग रख लेते हैं, यस, ठीक है। वैसे होता तो चक्रण से ही है, चक्कर से होता है, चक्रण से होता है, हाँ। ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि द मटेरियल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलते हैं, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, ये सही हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपन थर्ड ऑप्शन को फिर अपने को गलत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो थर्ड है वो भी ठीक है, बट मतलब इसको अपन परफेक्ट नहीं बोल सकते। द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से यस यस, तो प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। इसको अपन थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे अपन कहते हैं, इसको अपन शायद एक्सप्लेन करते हैं सर ऑर्बिटल मोशन के बेस पे। बिल्कुल, देखो इसमें ये होता है कि इसके अंदर जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस यस, ठीक है ना, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन की वजह से मैग्नेटिज्म तो प्रोड्यूस होता है। यस, बट बेसिकली होता क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। फिर उसके बाद जैसे अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन का तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, और एक का इंक्रीज हो जाता है। और जो अपोजिट वाला होता है वो इंक्रीज होता है, जो सेम डायरेक्शन वाला होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जिससे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आ जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट रीजन ये है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये इसका मतलब करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अपने को इनमें से बेस्ट ऑप्शन अगर चूज करना है तो फिर उसके बाद इसको अपन थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर एंड सक्सेसिवली डिनोटेड बाय काई मैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए yes. तो जो पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए जो काई होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस में, तो जीरो से बड़ा होता है। और अपन जानते हैं कि म्यू आर बराबर क्या होता है आपके पास 1 प्लस क्या होता है, काई होता है। और अगर ये 0 से बड़ा हो गया, कुछ हो गया जैसे 0.5 हो गया, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो म्यू आर है वो क्या हो जाएगा आपके पास 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू आर 1 से बड़ा हो जाएगा और काई है वो क्या हो जाएगा 0 से बड़ा। तो फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो होता है अपने पास में डायमैग्नेटिक, एक होता है अपने पास में पैरामैग्नेटिक, और एक होता है अपने पास में फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर तो अपन बात कर लेते हैं काई की बात कर लेते हैं। तो काई यहाँ पे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये होता है आपके पास में लेस देन 0 बोलते हैं इसको अपन, ये और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देगा आपके पास में मोर देन 0, और फिर उसके बाद ये होता है आपके पास में मोर देन, ये आपके पास में 1 होता है, यस। और फिर उसके बाद में इसके लिए अगर अपन बात करते हैं किसकी, म्यू आर की बात करते हैं, तो मतलब इसको वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है ये, तो म्यू आर होता है। तो इसके लिए तो म्यू आर क्या देगा, लेस देन 1 हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो लेस देन 1 हो गया। और इसके लिए जो म्यू आर होता है मोर देन, वो क्या होता है आपके पास मोर देन 1 होता है, ठीक है। इसका इसके लिए क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन ये होता है आपके पास में 1 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की एक पॉसिबिलिटी रहती है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते आते रहते हैं। सबको आपको सबके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे मान के इसलिए मैंने आपको बोला कि एक आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई है, मैंने बोल दिया कि काई बराबर कितना देगा आपके पास है 0.6 है। तो बताओ ये कौन सा मटेरियल है, तो इस स्थिति में काई है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, एक से छोटा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोल देंगे इसको अपन।
मैंने बोला कि काई बराबर कितना आपके पास है, मान के चलिएगा 2000 है, कितना है 2000, 2000। तो फिर उसके बाद इसको फेरोमैग्नेटिक फेरो मटेरियल बोलना बोलना पड़ेगा। पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बोला काई पुश टू कितना -1 है, तो इस स्थिति में इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे डाईमैग्नेटिक बोलेंगे, परफेक्ट डाईमैग्नेटिक Yes, होगा yes. ये, ठीक है ना। यानी सबस्टांस देने पे उसका काई वगैरह और म्यू निकालना, वो दे रखा हो तो सबस्टांस की नेचर पता करना, दोनों आने जरूरी है। आनी जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो परफेक्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पूरी तरह से एक्सक्लूजन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इसमें नहीं पास नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये तो डायरेक्ट सा है, क्या है सर नियम बताओ। जी, काई इज इक्वल टू काई प्रोपोर्शनल 1/t होता है, 1/t होता है, हाँ, बिल्कुल। तो और जैसे सिर्फ- जैसे हाँ टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद में जो उसके काई है वो क्या होता subconductivity है, है वो कम होता है, कम होता ठीक है ना। तो अब ये क्यों होता है ये भी अपने को पता होना है। चाहिए, बिल्कुल क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब जो ऐसा बोल सकते हैं एटॉमिक मैग्नेट्स होते यस हैं। यस जैसे ये अपने पास मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, इसके बाद इसके अंदर जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट में इस प्रकार से यूं इसके अंदर बना देता हूँ, ठीक है। और पहले तो ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं इस प्रकार से रेंडमली यूं डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाता हूँ तो सारे के सारे जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इस स्थिति में Disturbance काइनेटिक बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगी, यस तो इनमें डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो जिससे इसका जो एम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एम अगर कम हो जाएगा ना तो काई है वो भी क्या हो जाता है, कम कम हो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक क्यूरी लो हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे थर्ड। तो ये अभी कौन से प्रकार के पदार्थों पे इसको ये अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है क्यूरी वॉइस का नियम, लो चुंबकीय सॉरी लो लो चुंबकीय, चुंबकीय। लो चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वॉइस का नियम होता है। Yes, yes. हाँ, एक चीज यहाँ पर मेरे को याद आ गई कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन से पदार्थों का, कौन से सब्सटेंस की जो मैग्नेटाइजेशन है वो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है अब ना? उसी से जो पीछे वाला क्वेश्चन था अपना, हाँ तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड कोई मान लो ये कोई एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अगर जैसे अपन एक तो मोशन ये वाली, इसको तो अपन कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, ठीक है और इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड मोशन कर रहा है वो अपन कहते हैं उसको आपका स्पिन कहलाता है। ठीक है तो अपन जैसे जो अभी अपन बात करते हैं प्रतिचुंबी पदार्थ डायमैग्नेटिक्स था, ठीक है उसको अपन ऑर्बिटल मोशन के बिहाफ पे उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है अब उसमें बाहर से अपन बी अप्लाई करेंगे, ठीक है तो बी के अप्लाई करने से उसमें फोर्स के चेंज होने से मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है। ठीक है और जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो तो क्या कर रहा है, सेम तरह से दोनों की स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है अब दोनों की स्पीड दोनों सेम बढ़ेंगे तो दोनों की जितना एम बढ़ेगा घटेगा, दोनों सेम ही घटा बढ़ेगा, बिल्कुल। तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए टेम्परेचर को चेंज करने से इस मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होता, ठीक है बिल्कुल। इसलिए वो डिपेंड नहीं करता। तो डायरेक्टली याद रखना कि एक तो था आपके पास में जैसे मतलब है डायमैग्नेटिक, एक होता आपके पास है पैरामैग्नेटिक, एक होता आपके पास है फेरोमैग्नेटिक। यस तो इसका तो जो काई होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है, नहीं करता। और इसका जो काई होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके लिए जो काई होता है उसके लिए फॉर्मूला अपन लगाते हैं 1/t माइनस क्या जाएगा आपके पास TC हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं क्यूरी वॉइस लॉ। बिल्कुल, और ये लागू होता है किससे, क्यूरी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, बियॉन्ड वर्क, बिल्कुल। ठीक है ना। तो T बड़ा होना चाहिए किससे, TC से। यानी एक तरह से ये जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के लिए ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल Yes. मतलब ये यही बन जाएगा फिर तो। हाँ, उसी के लिए है ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए है ही नहीं, सही बात है, सही बात है, रूल ही नहीं है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ भी अपन बनाएगा तो इसका तो काई टी से कांस्टेंट है, बिल्कुल। और इसका आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बन जाएगा, उसमें थोड़ा सा अलग आपको करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 अपन देखते हैं, फिर उसके बाद में ये कह रहे हैं कि अति चालक, वही बात आ गई, देखो घूम फिर की बातें वही आ जाती है। अगर अपन काफी सारी बातें कर लेते हैं हाँ। तो एक काफी लास्ट के क्वेश्चन तो लास्ट के अपने आप क्वेश्चन हो होते हैं वो बिल्कुल एकदम वहीं पे अपने आप होने लग जाते सही। हैं। ये कह रहा है कि अति चालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ये सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, पूर्ण प्रतिचुंबकत्व, हाँ, तो डायमैग्नेटिज्म फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद है बार मैग्नेट हैज ए कोर्सिविटी कितने देर की अपने को 4 × 10⁻³ तो कोर्सिविटी क्या होती है, ये अपने H. पास H होता है, ठीक है ना। तो H बराबर कितना देगा आपके पास 4 × 10⁻³ हो गया। इट इज डिजाइंड टू डीमैग्नेटाइज इट बाय इंसर्टिंग इन ए सोलेनॉइड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग 60 टन्स द करंट दैट शुड बी सेंट थ्रू द सोलेनॉइड। मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है Yes, जिसको yes. आपने मैग्नेटाइज किया है, इसके पास में जो भी रिसेसिव मैग्नेटिक फील्ड है Yes, yes. उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, Neutral जीरो करना है। करना है। तो जीरो करना है तो मतलब आपको अपोजिट डायरेक्शन में कितना H लगाना पड़ेगा, ये हाँ। H आ गया, यस ये अपने को कोर्सिविटी दे रखी है,
और अपन जानते हैं कि b बराबर कितना होता है म्यू नॉट इंटू एच होता है और b बराबर कितना होता है म्यू नॉट इंटू एन आई होता है। तो यहाँ से h बराबर कितना देगा आपके पास एन आई देगा, तो इसको अपन एन आई के बराबर कर देंगे। तो इसको अपन लिख देंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 और n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स कितना लेंगे 60 अपॉन लेंथ कितना देगी 0.12, ठीक है, और इंटू करंट कितना देगी आपके पास आई आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ये 500 आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 500 हो गया, ये अपने पास 500 आ जाएगा। तो 500 को अगर अपन इसके अपॉन में लाएंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में 40 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ ये 500 ही आ रहा ना, अच्छा आना है इसमें मोशन चल रही है, ठीक है ना। तो 4 एम्पियर इसके अंदर सोल्व कर दोगे तो 4 एम्पियर इसके अंदर आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 40 तो है नहीं, 4 है नहीं, सही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ठीक है। ये 500 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 5000 आएगा, 5000 आएगा, 5000 आएगा, क्योंकि इसके आगे अगर अपन 0 लगा देंगे तो 5000 बन जाएगा ये, ठीक है ना, 2 0 और लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये अपने पास क्या टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2d अपार्ट x इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर हॉरिजॉन्टल प्लेन मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन देम इज। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी अपन कर देंगे इस प्रकार से। एक तो अपने पास ये m हो गया और फिर उसके बाद एक अपने पास इस प्रकार से ये m बन जाएगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d है। तो फिर उसके बाद में ये वाली डिस्टेंस पे d, ये वाली डिस्टेंस पे d, बिल्कुल। तो इसको अपन 1 बोल देंगे, इसको अपन 2 बोल देंगे। तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है अलोंग द एक्सिस, इसके एक्सिस पे आ गया तो m के अलोंग आ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे b1 बोल देंगे b1। और इसकी वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस प्रकार से नीचे की तरफ b2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इधर की तरफ आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो b1 है, b1 बराबर तो कितना देगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन d क्यूब, और फिर आपका जो b2 है इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन d क्यूब आ जाएगा। और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, तो ये देगा आपके पास रूट 5 m अपॉन इसको अपन बोल देंगे d क्यूब। तो रूट 5 वाला ऑप्शन आपका फोर्थ है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन है, हर टीचर ऑलमोस्ट क्लास के अंदर ये करवाता ही है, आता है, ठीक है। चलिए किशोर सर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए सोलेनोइड हैज कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 500 and its winding carry a current of this in 1 ampere. The number of turns of the solenoid is 500 per meter. The magnetization of the metal is nearly, ठीक है। इसने कह रहा है कि मान लो अपने पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, और उसके अंदर आपने रखा है कोई सबस्टेंस, ठीक है, तो करंट आपने फ्लो करी, तो करंट फ्लो करने से एक तो एच प्रोड्यूस हो गया और दूसरा सबस्टेंस है वो मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने के बाद उस पूरे सबस्टेंस में अपने को पूछा ओनली मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, यानी आपको आई पूछ लिया, ठीक है। तो आई जो होता है वो अपन कहते हैं एच अगर बहुत कम होता है उस कंडीशन में आई आपका प्रोपोर्शनल टू एच होता है, या इसको कहते हैं काई इनटू एच, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ एक क्वेश्चन में साफ साफ इंडिकेशन दे रखा है, लगभग भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास म्यू आर है, ठीक है, और तो अपन ये लिख देंगे म्यू आर बराबर क्या देगा आपके पास 1 प्लस काई, तो ये तो अपने पास में एक कम हो गया इससे, ठीक है ना, रफली एक कम हो गया। तो यहाँ से अपने पास में जो काई है म्यू आर माइनस 1 के पास में 499 हो जाएगा, ठीक है, लगभग 500 लिख दो इसको, लगभग 500, इसको रफली पर लिखें 500, ठीक है। और h इक्वल टू आपका होता है कितना ni होता है, तो n हमारे पास कितना है 500 और i कितना है 1, तो 5 into 5 यानी 500 into 1 into कर दें अपन 500, तो आपकी ये 25 और पावर कितनी 2 to 4 यानी 5 2.5 into 10 to the power 5, सेकंड आंसर आपका, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं, ये तो बहुत ही आसान है, पर ये नीट में पूछा किस तरह सर हैं, नीट में पूछा किस तरह, बिल्कुल नीट में पूछा तभी तो आसान है सर ये, बिल्कुल। हां, तो S से N की तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ आ जाएगा, S से N की तरफ इसका इधर की तरफ आ जाएगा, इसका तो कितना देगा आपके पास √2m, ये 0, S से N की तरफ इधर की तरफ, S से N की तरफ इधर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना देगा m बराबर 0, यहाँ पे एंगल कितना देगा 30, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इसके अंदर क्या देगा ज्यादा, और एंगल अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या देगा मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो आइडेंटिकल दे रखी है, आइडेंटिकल नहीं भी हो तो एंगल जितना अपन इनके इंक्रीज करेंगे उतना इसका m आपका डिक्रीज होगा, बिल्कुल, और जितना कम उतना इसका मैक्सिमम हो जाएगा। बेसिक वेक्टर का एक एडिशन है, बिल्कुल। इसके अंदर मैक्सिमम होता अगर इसको अपन उल्टा करके, हाँ, उल्टा 2m हो जाता, बट यहाँ पे तो एंगल 0 नहीं है 180 है, 180, ठीक है ना।
भाई ये तो होता है, ये फॉर्मूला अपने पास है m नेट इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास 2m cos theta by cos 2 थीटा बाई 2 होता है। यहाँ पे थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है। 0 तो yes एंगल अगर मिनिमम होगा ना तो m नेट आपके पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो Maximum। जाएगा। तो चलिए सर, ये था आज का अपना अपने 34 गुरु नीति नंबर 34। yes इसके 40 क्वेश्चन अपने मैग्नेटिज्म के लिए हैं। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स अब हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस उसके करनी है आसपास की पूरी थ्योरी मैंने बच्चों को डिस्कस करवाई है। बताइए, और भी जैसे आपको अगर जैसे इसके अंदर क्वेश्चंस करने रहे यूएसएस के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद अपना जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस भी आप कर और सकते प्राइम पेपर्स का सॉल्यूशन वहां भी इसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिल करवाए जाएंगे। गए हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर उसके बाद अगली गुरु नीति पे। ओके ओके सर, यस यस ओके जय श्री राम। थैंक यू।